हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इको शास्त्रा। हम 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स को डिस्कस करेंगे जो आप देख रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स के थ्रू हम पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे और पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स 12th क्लास की थ्रू द हैंड रिटन नोट्स डिस्कस भी करेंगे और आपको हैंड रिटन नोट्स आफ्टर फिनिश दिस चैप्टर अवेलेबल भी कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हेयर ओवरव्यू सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि हमको पढ़ना क्या है। अगर हम किसी एक टॉपिक पे जंप कर जाते हैं तो सीक्वेंस ही पता नहीं होता है कि एक्चुअली ये चैप्टर कहाँ पर स्टार्ट करना था और कहाँ पर ख़त्म करना था। बेसिकली इस चैप्टर में स्टार्टिंग तो है इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से। हमें स्टार्ट करना है इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से, बट रीज़न क्या है इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का इज़ द ग्रेट डिप्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंट्रोड्यूस्ड ग्रेट डिप्रेशन एंड आफ्टर दैन study about emergence of macroeconomics or step about of emergence of macroeconomics. So firstly we know about Great Depression and then emergence of macroeconomics and differentiate between classical school and Keynesian school. And second differentiation also there, differentiation between microeconomics and macroeconomics, and some related important terminology also discuss. इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको हेल्प करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, सर्कुलर फ्लो के लिए। और आपने इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी 11th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, आपके लिए फ्रेंडली हैं। सो इस चैप्टर में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको इजी ना लगे अगर आप इस चैप्टर को एंजॉय करके पढ़ते हैं। एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स सारी की सारी काफ़ी लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, बट दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन है, सो काफ़ी स्मॉल एंड प्यारा सा चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमने अभी ओवरव्यू देखा और उस पर देखा कि हमें ग्रेट डिप्रेशन 1929 को डिस्कस करना है थ्रू द हैंड रिटन नोट्स। बट अगर आप देखें सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स काफ़ी वास्ट हैं, नेक्स्ट पेज में भी हैं अभी। क्यों ना हम इसे एक पहले ही कॉन्सेप्चुअल या फिर फैमिलियर बना लेते हैं ग्रेट डिप्रेशन को। डिप्रेशन तो आपको आजकल एक ट्रेंड में है ना, कि आपने डिप्रेशन सुना ही है, छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है आजकल। ठीक है, तो डिप्रेशन इट मीन्स कि मेंटली अगर कोई मेंटली वीक है, अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं है, या फिर ऐसी कोई बीमारी है जो मेंटली रिलेटेड है, वो डिप्रेशन कहला रही है ना। किसी को मन कर रहा है कि अब सब ख़त्म ही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसी हमने इस पे डिप्रेशन के ऊपर जो बीमारी है इस पे हमने सिम्टम्स देखे हैं। ठीक है, तो एक डिप्रेशन तो आपने ये देखा, एक डिप्रेशन आपने आई होप अगर आपको याद है तो 10th में या मे बी 9th में आपने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। एक बार रिकॉल करें अपने माइंड को, है ना, कोशिश करें। तो आपको 2 बार डिप्रेशन मिला आपकी लाइफ में। एक बार तो आपके 10th में ग्रेट डिप्रेशन पढ़ लिया था आपने, और दूसरा तब जो अभी रियल लाइफ में आपको डिप्रेशन सुनने में आ रहा है। हम यहाँ का डिप्रेशन जानने के लिए ये सारी चीज़ें जो आपको ये यहाँ पर पूरे हैं, इन्हें हम ज़रूर पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे कि क्या कह रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी कहानी है इस ग्रेट डिप्रेशन पे, उसे हम बहुत ही ओरली और काफ़ी नॉर्मल वे में पढ़ेंगे, ताकि लगे ना कि एक बर्डन लगे स्टोरी पे बर्डन फील नहीं होना चाहिए, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। बात है वर्ल्ड वार फर्स्ट की, मे बी 1918 समथिंग, है ना। 1918 समथिंग पे यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज़ थी, वर्ल्ड वार सेकेंड के कारण उनकी इकोनॉमी काफ़ी डल हो गई थी। अगर वॉर होगा तो ऑफ कोर्स लॉस होगा, कोई जीतेगा या हारेगा इस बात के मुद्दे नहीं हैं। बात यह है कि इकोनॉमी और पब्लिक कितनी ज़्यादा सफ़र कर रही होती है। अभी आप देख रहे हैं काफ़ी सारे वॉर हो रहे हैं, है ना। रशियन यूक्रेन तो काफ़ी फेमस था, इसके बाद अभी इज़राइल का वॉर चल रहा है लेटेस्ट न्यूज़ पे अगर आप देखें तो। ठीक है, तो बात करते हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट की। 1918 की बात है, यूरोपियन कंट्रीज़ थी, काफ़ी इकोनॉमिक डाउन हो गई थी, जैसे ये ब्रिटेन हो गया, यूके हो गया।
तो पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ हुआ करती थी इकोनॉमी के बेस पे, और यूएसए कुछ भी नहीं था, क्योंकि यूएसए आगे नाम आएगा, है ना। तो यूएसए कुछ भी नहीं था, बट क्या हुआ कि जब ये वार के कारण क्या हुआ, कंट्रीज़ काफ़ी डाउन हो गई इकोनॉमी में। देन यूएसए ने सोचा कि उसे अपॉर्चुनिटी मिली है, वाई नॉट बी ग्रेव, है ना, इसे ग्रेव करना चाहिए, इसका यूज़ करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिली है तो जाने मत दो। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को लोन देना शुरू कर दिया, अदर कंट्रीज़ को जो इकोनॉमिकल वीक हैं, है ना। तो अदर कंट्रीज़ को क्या शुरू कर दिया, लोन देना शुरू कर दिया। अब लोन देना शुरू कर दिया तो एक तरह से तो अच्छा था कि लोन जा रहा है तो विथ इंटरेस्ट वापस आएगा ही कभी कभी, एक ये प्रॉफिट ही है बैंक का, है ना, वो इन्वेस्ट करना कहलाता है लोन इन अदर थिंग। अभी आप मनी एंड बैंकिंग में सारा का सारा पढ़ेंगे प्रोसेस। सो यूएसए ने क्या किया, अदर इट मीन्स स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ को लोन देना शुरू कर दिया, और इससे क्या हुआ कि उसे ये भी हो गया कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो किस पे डिपेंड हो गई, यूएसए पे हो गई। ऐसे चलता रहा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक पॉलिसी भी अडॉप्ट की, मास प्रोडक्शन की। मास प्रोडक्शन में इन्होंने क्या किया, जो प्राइमरी, टर्सरी और जो सर्विस सेक्टर थे उस पर प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, प्राइमरी में एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ग्रो अप करना शुरू किया, ताकि इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, और ऐसे ही सर्विस प्रोडक्शन भी स्ट्रांग होगा। इट मीन्स कि इन्होंने क्या, मास प्रोडक्शन पे काम करना शुरू कर दिया। मास प्रोडक्शन में अब इंडस्ट्री बहुत सारी खुल गई यूएसए ने इंडस्ट्री बहुत सारी खोल ली। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, शेयर एंड डिबेंचर सेल करना शुरू कर दिया, अदर कंट्री भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगी। अच्छा प्रॉफिट था, बहुत सारी इंडस्ट्री थी, अच्छा कमा रही थी, इकोनॉमी काफ़ी डेवलप्ड जा रही थी, प्रॉफिट अच्छा हो रहा था। जो लोगों को नॉलेज था और नहीं भी था वो सारे के सारे क्या करने लगे, इस होड़ में आ गए कि हमको शेयर तो खरीदने हैं भाई, काफ़ी प्रॉफिट मिल रहा है। सभी प्रॉफिट के चक्कर में आधाधुंध शेयर खरीदने लगे। अचानक एक दिन आया, है ना, अचानक एक दिन, अच्छा यहाँ पर एक बात बोलूँ, अचानक एक दिन आया, थोड़ी बाद में बात करेंगे इसकी। एक बात बोलूँ कि बैंक ने भी यहाँ पर अच्छा लीड करना शुरू किया। पहले अगर वो 30% लोन दे रहा था, इन्होंने शुरू क्या कर दिया, मतलब कि 60-70% तक लोन देना शुरू किया। और बैंक का एक रूल है कि अगर आपने 500 रुपये डिपॉजिट किए हैं तो 300 तो वो क्या कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है। इट मीन्स कि लोन फॉर्म में, एंड 200 सेविंग फॉर्म में रखता है कि इफ़ इन केस कस्टमर को ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसे पता है सेविंग में 100% वो दूसरे दिन सेविंग कोई खाली नहीं करेगा, है ना, उसमें से 20-30-50% ही लेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 30%। ओके, सो ऐसा ही बैंक भी कर रहा था, लोन की ज़रूरत पड़ रही थी, अदर कंट्री को भी पड़ रही थी, यूएसए को भी पड़ रही थी, क्योंकि शेयर एंड डिबेंचर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही थी पब्लिक, है ना। तो लोन ले करके कर रही थी, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा था, सेविंग तो कर रही थी, लोन भी ले रही थी साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से हो रही थी, बैंक भी अपना काम कर रहा था, लोन दे रहा था, है ना, और वो भी इन्वेस्ट कर रहा था, सेविंग आ रही थी उससे लोन दे रहा था, ऐसे इन्वेस्ट कर रहा था बैंक। यहाँ पर क्या था, इंडस्ट्री मास प्रोडक्शन के थ्रू इंडस्ट्री ज़्यादा ओपन थी, तो बाहर की कंट्री के, अदर कंट्री के, इट मीन्स, है ना, एंड यूएसए ऑल्सो इंक्लूड था शेयर एंड डिबेंचर लेने में, परचेज करने में। यही चल रहा था। अचानक से एक दिन आया, लोग क्या कर रहे थे बेटा, जब आपको प्रॉफिट होने लगता है ना बहुत ज़्यादा, तो एक स्पेकुलेशन होने लगता है, मार्केट स्पेकुलेशन करने लगे थे। अभी हम पढ़ेंगे अपने नोट्स में, मार्केट स्पेकुलेशन की एक फ्यूचर कंसीडर करते थे कि अच्छा हम इतने पैसे लगाएंगे तो हमको इतना प्रॉफिट मिलेगा, जैसे अभी उन्हें प्रेजेंट में जो प्रॉफिट मिला उसके हिसाब से इतना प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा ऐसा करके मार्केट स्पेकुलेशन कर रहे थे। तो मार्केट स्पेकुलेशन करने के कारण क्या हुआ, ज़्यादा पैसा लगा रहे थे, क्योंकि उनको एट प्रेजेंट तो ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने सोचा फ्यूचर में भी सेम। सो वो लोन ले करके ही पैसे लगा रहे थे कि हमारा ये इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने तो यही सोचा था। पर एक दिन ऐसा आया कि जितने भी शेयर एंड डिबेंचर रेट्स थे वो सारे के सारे उनके दाम गिर गए, है ना। लोगों ने जो पैसा लगाया वो लॉस में चले गए, होड़ सी मच गई, भगदड़ मच गई, लोगों के पास पैसे नहीं थे, अब कुछ खर्च करने के लिए जो पैसा लगाया वो लॉस में चला गया। लोगों ने सोचा क्यों ना हम सेविंग्स ही निकाल लें अपनी, अब तो हमारे पास पैसे ही नहीं है, जेब खाली हो गई है ना, क्या करेंगे हम, क्योंकि जो इन्वेस्ट किया था वो तो लॉस में चला गया, जो पैसा हमारे पास था हमने सब लगा दिया, है ना। बची कुछ सेविंग्स है, इट मीन्स कि उन्हें अपनी सेविंग्स में से पूरा निकाल लेना है, क्योंकि उन्होंने 50% अपनी सेविंग्स से निकाल के तो इन्वेस्ट कर दिया, 50% बची है, आप खर्च के लिए भी तो चाहिए। उन्होंने बैंक के पास गए, बैंक के पास खुद पैसा नहीं है, उसने भी यही सोचा था, उसका भी एक स्पेकुलेशन था, है ना। अब पैसा नहीं है, इस तरह की कंडीशन में क्या हुआ बेटा कि अब पैसा इकोनॉमी में ही नहीं है, पैसा इकोनॉमी में नहीं है तो कहाँ से होगा प्रोडक्शन नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, सैलरी कैसे देंगे। तो ऐसे करके कुछ कुछ रीजंस आए जिसके कारण ये जो सफ़र यूएसए ने किया,
पर देखो मैंने बार बार बोला अदर कंट्री भी इन्वॉल्व थी, अदर कंट्री भी इन्वॉल्व थी, तो अदर कंट्री इन्वॉल्व भी तो ऑफकोर्स वहाँ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो इफेक्ट पड़ा, ये जो कंडीशन बन गई, इकोनॉमी में पैसा ना होना, है ना, एक तरह से पूरा का पूरा खाली हो जाना सिस्टम का, ये इन्वेस्टमेंट के कारण, ये शेयर एंड वेंचर के कारण एकदम से क्रैश हो जाना, ये सारी चीज़ें ग्रेट डिप्रेशन कहलाएं। क्या कहलाएं? ग्रेट डिप्रेशन कहलाएं। सो स्टूडेंट, ये हो गई हमारी स्टोरी जो अभी हमने सुनी है ग्रेट डिप्रेशन की, है ना। अब हमारे पास ये नोट्स हैं और हमें इन्हें डिस्कस करना है। ओके, सो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट पे हम इसे रीड आउट करेंगे एंड डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे कि कितनी रिलेट है हमारी स्टोरी से ये ग्रेट डिप्रेशन के नोट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।